हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग ने मेजर सब कुछ उसमें डिस्कस कर लिया। उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हम आगे और भी चैप्टर के साथ कनेक्ट करके डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारा चैप्टर 2 है दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई अंडर जीएसटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीएसटी परस्पेक्टिव। अब अगर इसको हम देखें, सप्लाई अंडर जीएसटी, इन दिस वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 7 एंड 8। से दो ही सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम सेक्शन 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई थिंक 50% कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन 7 कंप्लीट करके सेक्शन 8 भी हमारा उसमें हो जाएगा। अगर हम जीएसटी के डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन है आर्टिकल 366 क्लॉज 12A, GST is a tax. GST is a tax levied on supply, levied on supply of goods or services or both, except on supply of alcoholic liquor for human consumption. तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है जो लेवी होगा सप्लाई पे। दैट मीन सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। अगर सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा। सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। किसी भी टैक्स के लिए, किसी भी टैक्स के लिए लेवी होने के लिए टैक्सेबल इवेंट का अकर होना बहुत जरूरी है। तो जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, बट इट शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, तब जाके जीएसटी लेवी होगा। अब अगर हम बात करेंगे सप्लाई की तो हम सेक्शन 7 में इसको डिस्कस करेंगे। गुड्स की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज 52 में इसको डिस्कस करेंगे हम। सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज 102, सेक्शन 2 क्लॉज 102 में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक कंसेप्ट को, एक एक वर्ड को यहां पे हम डेफिनेशन जब देखते जाएंगे एंड देन ओवरऑल जब उसको हम लिंक करेंगे, तब हमारे पास एक बिगर पिक्चर होगा और तब वो पिक्चर और भी क्लियर होगा। तो जब हम एक एक टर्म को देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होना चाहिए कि क्या वो टर्म मुझे समझा है। सिर्फ वो टर्म टर्म आप एक बार उसको कनेक्ट करते जाओगे, देन बाद में पूरा बिगर पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 52, गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। जो सबसे पहला लाइन है इस डेफिनेशन का, इसमें हमको एक क्लियर होगा कि ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पे कवर्ड नहीं है। वो प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए। गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज, एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। ओके, सो गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन मनी और सिक्योरिटीज नहीं है। तो नेक्स्ट फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए, ओके सर, सो व्हाट इज मनी, व्हाट इज सिक्योरिटीज? तो उसका भी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग अभी। मनी का भी डेफिनेशन देखेंगे, सिक्योरिटीज का भी डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन उसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, पहले इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज, but including
actionable claims, including actionable claims. Okay, so we need to understand this also. What do we mean by actionable claims? But including actionable claims, growing grass, crops, or anything attached to earth which is severed or agreed to be severed under contract of supply. So it includes actionable claim. It includes actionable claim and it also includes growing grass, crops. ये सब भी include होता है. Let us see its definition. यहाँ पे एक एक करके देखते हैं. देखो सबसे पहले गुड्स का डेफिनेशन ही है. Goods means every kind of movable property other than money and securities, but includes actionable claim, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land, which are agreed to be severed before supply or under contract of supply. तो यहां पे हम बोल देंगे which is agreed to be, which is which are agreed to be severed. Okay, so which are agreed to be severed or which is severed under a contract of supply. So goods means any movable property, but it do not include money and securities. But it includes actionable claim. It includes growing grass, crops, if they are agreed to be severed. अगर ये इसको हम सीवेड का मतलब होता है टू कट, हार्वेस्टिंग. सीवेड का मतलब होता है कटिंग करना. ओके, तो फिर नेक्स्ट डेफिनेशन भी देख लेते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज 102 सर्विसेस. सर्विसेस मीन्स एनीथिंग other than goods money and securities. Goods, money and securities. Goods, मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के बाकी सब कुछ सर्विस के डेफिनेशन में आ जाएगा. ओके, तो मतलब सर ये हो गया ना कि मनी गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है, सिक्योरिटीज गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं. परफेक्ट. मनी और सिक्योरिटीज दोनों ही दे आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज. और जो गुड्स नहीं है वो भी सर्विसेज है. जो गुड्स नहीं है वो भी सर्विसेज है. मनी और सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है लेकिन वो सर्विसेज नहीं है. वो तो सर्विसेज में भी हमने एक्सप्रेसली उसको बोला हुआ है कि वो सर्विसेज नहीं है. लेकिन इसके अलावा बाकी कुछ भी अगर गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएगा तो वो सर्विसेज है. तो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज में आएगा क्या? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या वो सर्विसेज में आएगा क्या? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो. अभी के हिसाब से तो यस, सर्विसेज में आएगा. तो क्या लैंड बिल्डिंग अगर कोई बेचेगा तो जीएसटी लगता है क्या? ये क्वेश्चन अभी के लिए हम होल्ड पे रखेंगे, इसको हम लोग बाद में समझेंगे. हम जैसे जैसे आगे जाएंगे सेक्शन 7 जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सेक्शन 7 जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे. उस समय आप चाहिए तो आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं आप लिख के रखो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या ये क्वेश्चन हमारे आंसर हो रहे हैं क्या. एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन आंसर होंगे. हम उस क्वेश्चन पे मैं भी आऊंगा, बट आप भी आपके जो भी क्वेश्चन है ऐसे लिख के रखो ऐसा. एंड जैसे आपको कुछ डाउट आता है तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उस पर वो क्वेश्चन पोस्ट करो, मैं इमीडिएटली वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा.
तो सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज. बट इंक्लूडिंग activities in relation to use of money or conversion of money from one form, denomination or currency to another, where separate consideration is charged. Where separate consideration is charged. तो यहां पे क्या बोला है हमने? एक्टिविटीज इन रिलेशन टू यूज ऑफ मनी. इन रिलेशन टू यूज ऑफ मनी, अगर मैंने किसी को पैसे दिए, लोन दिया, मतलब मैं अपने पैसे यूज करने के लिए दे रहा हूं, हम उसकी बात करते हैं. या फिर कोई मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए. मतलब मेरे पास रुपीज है, मैं डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, या डॉलर है रुपीज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, या डॉलर है यूके में, यूके पाउंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, या फिर एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में, एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में. मतलब मेरे पास 2,000 रुपए की नोट है, मैं जाके 100 रुपए के 20 नोट ले रहा हूं, तो छुट्टे करवा रहा हूं. तो एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन, या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. अब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में समझने के लिए पहले मनी का मतलब समझना होगा. तो मनी का मतलब अभी 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका डेफिनेशन. ओके. अब इसमें एक और उन्होंने एक्सप्लेनेशन इंक्लूड किया है, और वो एक्सप्लेनेशन ये बोलता है एक्टिविटीज in relation to facilitating transactions in securities. Okay, so these are services. ये सर्विस के डेफिनेशन में. तो सिक्योरिटीज जो है वो गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज भी नहीं. अगर मैं सिक्योरिटीज बाय कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है. लेकिन अगर मुझे रिलायंस के शेयर्स परचेज करने हैं, तो क्या मैं सीधा मुकेश अंबानी को फोन करके बोलूंगा कि हाँ 10 रिलायंस भेज दो घर पे? 10 रिलायंस नहीं, 10 रिलायंस, अरे वाह, 10 रिलायंस के शेयर्स भेज दो घर पे. मैं वो शेयर्स परचेज करूंगा फ्रॉम द मार्केट. उसमें भी कोई ना कोई इंटरमीडियरी बीच में होगा, कोई ब्रोकर होगा. अब वो ऑनलाइन ब्रोकर हो सकता है, या फिर ऑफलाइन कोई एक ऑफिस है जो शेयर ब्रोकिंग फर्म है, मैं वहां पे जाके अपना अकाउंट ओपन करके मैं उनके थ्रू परचेज कर सकता हूं. अब जो ब्रोकर जो मुझे शेयर्स परचेज और सेल करने में फैसिलिटेट कर रहा है, एज एन इंटरमीडियरी काम कर रहा है, वो ऑब्वियसली कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहा है. वो मुझसे चार्जेस लेगा, जिसको हम ब्रोकरेज बोलेंगे. ओके, जो ब्रोकरेज कमीशन जो वो चार्ज करेगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा. ओके. अब यहां पे देखते हैं सर्विसेज का मतलब. सर्विसेज मीन्स anything other than goods, money and securities, but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form, currency or denomination to another form, currency or denomination for which separate consideration is charged. It is clarified that the expression services includes facilitating or arranging transactions in securities. अब मनी का डेफिनेशन देखना है. अब मनी का डेफिनेशन देखना है.
आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ देखना नहीं, आपको ये साथ साथ में आपको लिखते जाना है। कहीं पे भी आपको लगा आपका लिखना बाकी, आप पॉज करके रुक के आप इसको लिख सकते हो, बट साथ साथ में लिखना है। राइटिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। मनी का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको पूछूं, अच्छा आपको क्या लगता है मनी का मतलब क्या है, क्या होगा आपका आंसर? कि आपको टाइम चाहिए, आप पॉज करो, अपना क्वेश्चन को आंसर को फ्रेम करो, फिर देखो क्या आपका आंसर जो है उससे मैच होता है क्या। क्या होता है मनी का मतलब? मनी जो है, अगर आपने बोला होगा सर मनी का मतलब सिंपल, सर ये क्या क्वेश्चन है, मनी मतलब पैसा। मनी का मतलब क्या है? पैसा, बराबर है। इट इंक्लूड्स इंडियन लीगल टेंडर। इट इंक्लूड्स, इट मींस इंडियन लीगल टेंडर। इंडियन लीगल टेंडर, इंडियन लीगल टेंडर का मतलब वो ऑफिशियल करेंसी जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में उसको अलाउ किया हुआ है, उसको दैट इज लीगल टेंडर, उसको हम लीगल टेंडर बोलते हैं। इंडियन लीगल टेंडर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ 100 रुपए की चीज अगर कोई मुझे परचेस करने बोल रहा है, तो मेरे पास 100 रुपए का नोट जो होगा वो मैं दे सकता हूं, वो इंडियन लीगल टेंडर है। अब अगर मैंने 98 रुपीज की चीज अगर परचेस की है, मैंने 100 रुपए के नोट, 100 रुपए का नोट दिया है, तो वो मुझे 2 रुपए का एक कॉइन या एक एक रुपए का 2 कॉइन देगा, वो इंडियन लीगल टेंडर है। अगर वो मुझे 2 चॉकलेट देता है, 2 मेलेडी देता है, जो एक एक रुपए की मेलेडी, वो 2 रुपए की मेलेडी अगर मुझे देता है, तो मेरे पास राइट है उसको मना करने का। मैं बोल सकता हूं, मैं उनको बोल सकता हूं कि ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे 2 रुपए चाहिए। अब वो 2 रुपए की सिक्का दे, एक एक रुपए का 2 सिक्का दे, या 2 रुपए का नोट दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सब इंडियन लीगल टेंडर है। लेकिन अगर वो चॉकलेट दे रहे हैं मुझे 2 रुपए के, तो मैं मना कर सकता हूं। बट थैंक्स टू यूपीआई ये वाले प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो गए। तो इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी। अच्छा अभी डेफिनेशन जब मैं एक्सप्लेन करता हूं ना, तो उसको बहुत मिक्स मत करो, उसको कंफ्यूज मत हो जाओ। जब मैं बोल रहा था कि 100 रुपए के नोट वो मुझे 2 रुपए देंगे, तो वो 2 रुपया वो है, वो लीगल टेंडर है, वो उसके लिए मैं मना नहीं कर सकता। वो मैं नहीं बोल सकता कि नहीं आपको नोट ही देना पड़ेगा, आप कॉइन नहीं दे सकते हो। अब जैसे यहाँ पे फॉरेन करेंसी आया है, तो आप ये मत सोचना कि अच्छा सर मैं मतलब अगर कोई 100 रुपीज का मैं परचेस कर रहा हूँ और अगर 1 यूके पाउंड 100 रुपीज का वैल्यू, तो मैं क्या सीधा उस यूके पाउंड दे सकता हूँ क्या? नहीं, उस पर्सन का राइट्स होगा उसको मना करने का। उस पर्सन का राइट्स होगा उसको मना करने का, वो बोलेगा मेरे को आईएनआर में चाहिए। बोला सर फिर आपने फॉरेन करेंसी लिखा है। ये जीएसटी पर्पस के लिए मनी का डेफिनेशन है। जो मैं आपको बोल रहा था वो इंडियन लीगल टेंडर है, तो फॉरेन करेंसी डू नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडियन लीगल टेंडर। हाँ, जीएसटी के पर्पस के लिए इंडियन लीगल टेंडर भी मनी है और फॉरेन करेंसी भी मनी है। देन चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रैवलर्स चेक, इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रैवलर्स चेक, पे ऑर्डर। But it excludes any currency held for its numismatic value. Any currency held for its numismatic value. तो न्यूमिस्मैटिक वैल्यू मींस फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पुराने ऐसे कॉइन्स पड़े हैं, पुराने ऐसे कॉइन्स पड़े हैं, ओके, जिसको मैंने अपने पास संभाल के रखा है। अगर आपके पास ऐसे कोई पुरानी करेंसी हो, तो हो सकता है कि वो करेंसी का वैल्यू ऐसे 1 पैसा लिखा हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपको 1,000 रुपए, 2,000, 10,000 रुपए भी दिलवा सकती है। तो ऐसे केस में उसका एक अलग वैल्यू होगा, तो वो गुड्स के डेफिनेशन में आ जाएगा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। जब मैं बोलूंगा कि एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, तो वो न्यूमिस्मैटिक वैल्यू वाला करेंसी मनी नहीं है, तो मनी नहीं है इसका मतलब वो गुड्स है, वो गुड्स हो जाएगा। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी,
अगर वो मनी नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है, तो फिर वो डेफिनेटली गुड्स है। तो यहाँ पे अभी मनी का डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 75 मींस इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी चेक, promissory note, bills of exchange, letter of credit, draft, pay order, traveler check, money order, postal or electronic remittance, or any other instrument recognized by RBI when used as consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denomination, but shall not include any currency that is held for its numismatic value. तो ये मनी का डेफिनेशन यहाँ पे हो गया। ये हमारा था सेक्शन 2 क्लॉज 75। अब सिक्योरिटीज। Securities is not defined अंडर CGST एक्ट 2017। तो जीएसटी में उसको डिफाइंड नहीं है, सिक्योरिटीज डिफाइंड नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर डिफाइंड नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हम जनरल डेफिनेशन देखेंगे। सिक्योरिटीज का जनरल डेफिनेशन क्या है? सिक्योरिटीज का जनरल डेफिनेशन है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, तो ये सब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, स्टॉक वगैरह जो है, ये सब सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आ जाएंगे। जो जनरल डेफिनेशन है वही हमको यहाँ पे कंसिडर करना है। अब यहाँ पे वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर का मतलब क्या था? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50,000 रुपीज है, मैं बैंक में गया और बैंक में मैंने ये बोला कि मेरे पास 50,000 रुपीज है, मुझे 50,000 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। तो मैंने उनको 50,000 का कैश दिया, उन्होंने मुझे डिमांड ड्राफ्ट दे दिया। तो मेरे पास पहले 50,000 रुपीज था, वो मनी है, अब डिमांड ड्राफ्ट है, वो भी मनी है, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो गया। आई हैव कन्वर्टेड दी cash which is one form of money to draft which is another form of money। अब जैसे इसमें हमने और भी कुछ देखे थे पॉइंट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, प्रॉमिसरी नोट, तो इसमें से अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया तो वो मनी होगा। मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, मैं बैंक में गया, डिस्काउंट करवाया, उसके बदले में कैश ले लिया, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म का कन्वर्जन हो जाएगा। अब ये जो डेफिनेशन है, आई होप आपने लिखा हुआ है, क्योंकि इसको फिर आपके सामने होना चाहिए जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो। सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। कोई भी गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज को छोड़ के बाकी सब सर्विसेज होंगे। एंड इंक्लूडिंग एक्टिविटीज इन रिलेशन टू यूज ऑफ मनी। देखो मनी जो है, मनी जो है वो अपने आप में सर्विसेज नहीं है, लेकिन यूज ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म, डिनोमिनेशन और करेंसी टू अनदर, वेयर सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, वेयर सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेपरेट कंसिडरेशन नहीं होगा तो ये वाला पार्ट सर्विसेज के डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये वाला पार्ट सर्विसेज के डेफिनेशन में नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मनी जो है वो अपने आप में सर्विसेज नहीं है, लेकिन अगर मनी जो है उसका हम यूज कर रहे हैं या उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं जहां पे सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हुआ है, तो वो सर्विस के डेफिनेशन में आएगा। लेट अस टेक एग्जांपल। मिस्टर ए gave a loan of rupees 1 lakh to Mr. B. Mr. B returned rupees 1 lakh
आफ्टर 1 year. Mr. B returned rupees 1 lakh after 1 year. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. ये एग्जाम्पल आप लिखते लिखते आप खुद से एक बार एनालाइज भी करते जाओ कि ये आपको लगता है सर्विसेज है. फिर उसके बाद हम एक साथ पूरा डिस्कस करेंगे. मिस्टर ए कन्वर्टेड $1,000 into 80,000 INR exchange rate. $1 is equal to rupees 80. Mr. A wanted a draft of rupees 50,000. 50,100 was deducted from his accounts for the required draft. $1,000 was exchanged for rupees 79,000. $1 is equal to rupees 80. Mr. A gave loan of rupees 1 lakh to Mr. B. After 1 year, Mr. B returned rupees 1,09,000 to Mr. A. Rupees 10,000 was paid to a bank in lieu of draft of rupees 10,000. आई होप आपने ये सब लिख लिया है, ये सब नोट कर लिया आपने. एंड आपको इसमें सोचने का टाइम चाहिए. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पॉज करो इसको, पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन द आंसर. आपके हिसाब से क्या क्या सर्विसेज है, क्या नहीं है, एंड देन हम इसको अब डिस्कस करेंगे. Okay. So I hope you are ready with your answers. So let us see this. Mr. A gave a loan of rupees 1 lakh to Mr. B. Mr. B returned rupees 1 lakh after 1 year. So this is activity in relation to use of money. मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने किसी को 1 लाख दिया. यूज ऑफ मनी. यस सर, यूज ऑफ मनी तो कहीं तो हमने देखा था. यस, यूज ऑफ मनी है. बट वेयर सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड. मैंने 1 लाख रुपए दिए, वापस 1 लाख रुपए रिटर्न ले लिए, तो नो सेपरेट कंसिडरेशन.
तो नॉट अ सर्विस. मिस्टर ए कन्वर्टेड 1000 USD इंटू 80,000 INR. अब एक यूएसडी का रेट ही 80 रुपीज है. समझो आरबीआई ने बोला एक यूएसडी का रेट 80 रुपीज है. हम बैंक में चले गए, बैंक में गए, वहां पे हमने दिया $1000, उन्होंने 80,000 रुपीज दे दिया. उसका मतलब उन्होंने कोई कंसिडरेशन, हमसे कोई कमीशन लिया ही नहीं. तो यहां पे भी सेम, नो सेपरेट कंसिडरेशन, नॉट अ सर्विस. बट इफ यू लुक एट दिस पार्ट, $1000 और 79,000 मिला है. एक यूएसडी 80 रुपीज का है. तो हम लोग जब देख रहे थे कि अच्छा ओके, एक यूएसडी 80 रुपीज का है, मतलब मेरे पास $1000 तो मुझे 80,000 मिल जाना चाहिए. हम बैंक में गए, बैंक को दिया $1000, उन्होंने 79,000 रुपीज दिया हमको. हमने बोला 80,000. तो बैंक बोल रहा है आप इधर फ्री में काम करने तो ना बैठे क्या? 80,000 बराबर, लेकिन उसको ये कन्वर्ट करने के लिए उसका $1000 चार्जेस है. तो योर सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड. यहां पे सेपरेट कंसिडरेशन है ऑफ 1000 रुपीज. तो ये सर्विस हो जाएगा. हमको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए था $50,000 का. जहां से, जिस बैंक से हमने डिमांड ड्राफ्ट बनाया वहां पे हमारा अकाउंट है, वहां पर बैलेंस था. तो बैंक में डेबिट हो गया 50,100 रुपीज. 50,000 ₹100 डेबिट हो गया. तो यहाँ पे ₹100 चार्जेस लग गए. तो ये भी सर्विस होगा. मिस्टर ए गेव लोन ऑफ ₹1 लाख और रिसीव कितना किया? 1,09,000. यहाँ पे भी सेपरेट कंसिडरेशन है. तो सेपरेट कंसिडरेशन है तो ये भी सर्विस हो जाएगा. 10,000 वॉज पेड टू बैंक इन ल्यू ऑफ ड्राफ्ट ऑफ ₹10,000. इस बार हम क्या बोल रहे हैं, हमको 10,000 का ड्राफ्ट चाहिए था. बैंक को हमने 10,000 कैश दिया, हमको 10,000 का ड्राफ्ट मिल गया. तो दिस इज नॉट अ सर्विस बिकॉज इसमें कोई सेपरेट कंसिडरेशन नहीं है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो देखो हम लोग गुड्स का मतलब देख रहे, सर्विसेज का मतलब देख रहे, उसके साथ हमने मनी का डेफिनेशन भी देखा, सिक्योरिटीज का डेफिनेशन भी देखा. अब हमको समझना है एक्शनेबल क्लेम का मतलब. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम? अब एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या है? एक्शनेबल क्लेम मींस एनी क्लेम which can be taken into a court of law. मतलब अगर कोई ऐसा पैसा मेरा बाकी जिसको मैं कोर्ट में लेके जा सकता हूं, तो वो उसको हम बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम. जैसे डेटर्स हो गए, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सब एक्शनेबल क्लेम. आप बोलोगे सर 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 ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, ये आपने मनी में भी लिखा था. यहाँ पे ये आपने मनी में भी लिखा था और आप बोल रहे हो कि ये तो एक्शनेबल क्लेम भी है. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मनी है या एक्शनेबल क्लेम है? इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू ट्रीट बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब मैंने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया, मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, मैं ड्रॉर हूं. जैसे ही ड्रॉई उसको साइन करके मुझे देता है, तो मेरे पास वो जो हो जाता है बिल्स रिसीवेबल हो जाता है. वो उस समय मेरे पास एक्शनेबल क्लेम के फॉर्म में होता है. जब वो मेरे पास होगा तो वो एक्शनेबल क्लेम के फॉर्म में हो जाता है. अगर मैं उसको बैंक में डिस्काउंट करवा देता हूं, बिल डिस्काउंटिंग जो हम बोलते हैं, अगर मैं बैंक में डिस्काउंट करवा दूं या फिर मैं अपने क्रेडिटर को वो एंडोर्स कर दूं, तो उस समय मैं उसको एज अ पेमेंट यूज कर रहा हूं. तो उस समय वो मनी के डेफिनेशन में आ जाएगा. किसमें आएगा? मनी के डेफिनेशन में आ जाएगा. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिपेंड करता है कि आप उसको ट्रीट कैसे करते हो. तो मेरे पास जब तक पड़ा है वो एक्शनेबल क्लेम. मैंने जैसे ही क्रेडिटर को एंडोर्स किया तो उस समय उसका कैरेक्टर मनी हो गया और वो क्रेडिटर के लिए अब वो एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब उसका ड्यू डेट आएगा उस समय हम ड्रॉई से वो पैसा क्लेम कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाई इट इज एक्शनेबल क्लेम व्हेन यू हेल्ड दैट एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7. ओके, और भी जैसे जैसे डेफिनेशन हम लोग कोई वर्ड्स पे आएंगे तो उसका डेफिनेशन हम लोग देखते रहेंगे. सेक्शन 7 जो है वो सप्लाई का डेफिनेशन है. तो सप्लाई में हम लोग को पढ़ना क्या है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी.
क्लॉज सी के साथ हम शेड्यूल 1 पढ़ेंगे, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, इसके साथ हम शेड्यूल 2 पढ़ेंगे एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, जिसमें हम शेड्यूल 3 देखेंगे, नोटिफिकेशंस देखेंगे एंड सर्कुलर देखेंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जो है, इट डिफाइंस और इट आंसर्स द क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई, पहले सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 जो है वो बताता है व्हाट इज नॉट सप्लाई। फिर ये क्या मतलब, व्हाट इज सप्लाई हो गया तो फिर उसका जो बच गया वो तो सप्लाई नहीं होगा ना, सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आया तो सप्लाई नहीं होगा। तो अलग से सेक्शन 7(2) क्या बताता है? अरे सेक्शन 7(2) जो है ना, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 इसको ओवरराइड करता है। दैट मीन्स अगर कोई एक्टिविटी इस डेफिनेशन में फॉल भी हो रही है, लेकिन अगर वो यहां लिखी हुई है तो फिर उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। सर ये हो गया सप्लाई क्या है, फिर इसमें से माइनस कर देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मिल गया हम लोग को सप्लाई क्या है। ये क्या है फिर? इट स्पीक्स अबाउट classification. It speaks about classification of supply into supply of goods और supply of services. शेड्यूल 2 में ऐसे 6 पैरा है जो अलग अलग सिचुएशंस या अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हमको बताते हैं कि ये वाला जो एक्टिविटी इसको आपको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, ये जो एक्टिविटी इसको आपको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। जहां पे लॉ मेकर को ये लगा कि उनको ऐसे प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंसेस से उनको ऐसा लगा कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज ऐसी है जहां पे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, एम्बिग्युइटी हो सकती है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो चलो इसको हम पहले से ही क्लियर कर देते हैं। यहां पे हम पहले से इसको क्लियर कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है तो उस पर कौन सा टैक्स लेवी होता है? ऑब्वियसली जीएसटी। अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो कौन सा टैक्स लेवी होता है? यस जीएसटी, उसमें भी जीएसटी लेवी होता है। तो सर अगर दोनों में जीएसटी लेवी करना है तो क्लासिफिकेशन करना ही क्यों है? अगर दोनों में ही जीएसटी लेवी करना है तो फिर क्लासिफिकेशन करना ही क्यों है? फिर तो मतलब बस सप्लाई है, हो गया, खत्म हो गया। सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे नहीं नहीं ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, गवर्नमेंट बोले हाँ ठीक है सप्लाई ऑफ जीएसटी दो। हम बोलेंगे नहीं नहीं सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स है, ओके अभी भी जीएसटी दो। तो फिर क्लासिफिकेशन का मगजमारी क्यों करना है हम लोग? व्हाई वी नीड टू बॉदर अबाउट द क्लासिफिकेशन? तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है उसका, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर वो रेट ऑफ जीएसटी से पता चलेगा ना, देखो आपको क्या लगता है जितने भी गुड्स है क्या वो एक ही रेट पे है, जितने भी सर्विसेज है क्या वो एक ही रेट पे? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो वो रेट को डिटरमाइन करने के लिए नहीं, क्योंकि रेट को डिटरमाइन करने के लिए तो हम अलग से क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये जो है ये डिटरमाइन करता है कुछ ऐसे प्रोविजन से। देखो जीएसटी में जितने भी प्रोविजन है ना, सब के सब गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए कंबाइंड है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन है जो गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। फॉर एग्जाम्पल जो हम अभी इंटर में पढ़ेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये गुड्स के लिए अलग से प्रोविजन है और सर्विसेज के लिए अलग से प्रोविजन। टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो सेक्शन 12 जो है गुड्स के लिए, सेक्शन 13 जो है वो सर्विसेज के लिए ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है सेक्शन 10-11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 गुड्स के लिए और सेक्शन 12-13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 जो है वो सर्विसेज के लिए। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि ये गुड्स के लिए है या सर्विसेज के लिए है। तो चलो अभी यहां से इस पर्टिकुलर पार्ट से स्टार्ट करते हैं हमारा डेफिनेशन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज ए में ये बोला है। सबसे पहले तो इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स का मतलब क्या होगा कि देखो जो हम बोल रहे हैं ना वो सप्लाई है, और अगर कुछ उसी रिलेशन में कुछ और होगा तो वो भी सप्लाई तो आ जाएगा। सप्लाई इंक्लूड्स
all forms of supply such as STD Bell R, STD Bell R, such as sale, transfer, disposal, barter, exchange, lease, license, rental, by a person for consideration in the course or furtherance of business. In the course or furtherance of business. इसके बाद में जब भी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिखूंगा ना, तो मैं इसको सिर्फ शॉर्ट में एफओबी लिखूंगा, तो आपको समझ जाना है कि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिखा है. Supply includes all forms such as sale, transfer, disposal, barter, exchange, lease, license, rental by a person for consideration in the course or furtherance of business. तो अभी ये सारे वर्ड्स के मतलब मालूम होने चाहिए हमको. सेल का मतलब हमको मालूम है, जो हम लोग बेचते हैं गुड्स को, जो बेसिक बेसिक जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ सर, अगर मैं ऐसे ही नॉर्मली किसी लेमैन को पूछूंगा कि जीएसटी किस पे लेवी होता है, वो बोलते हैं गुड्स बेचेंगे तो जीएसटी लेवी होता है, वो तो सेल ही वर्ड यूज करते हैं. हम जो टेक्निकल लोग हैं, हम जो प्रोफेशनल लोग हैं, आप और मैं जो हम एक्सपर्ट लोग हैं, वो हम सप्लाई बोलते हैं. ओके, तो सेल जो है वो गुड्स बेचना, वो सप्लाई के डेफिनेशन में आता है. ट्रांसफर, ट्रांसफर भी सप्लाई होगा. ट्रांसफर मतलब जब आप एक ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो, वो बाय ट्रांसफर ऑफ मीन्स बाय ट्रांसफर ऑफ टाइटल थ्रू डॉक्यूमेंट्स हो सकता है. डिस्पोजल का मतलब क्या हो गया? अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम मैन्युफैक्चरर है, हम एक इनपुट रॉ मटेरियल यूज करके उस प्रोडक्ट बनाते हैं, हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ना कुछ वेस्टेज आ जाते हैं, कुछ वेस्टेज होता है. अब कुछ वेस्टेज होता है तो क्या करते हैं, उसको हम भंगार में बेच देते हैं, दैट इज डिस्पोज्ड ऑफ. ओके, उसको हम ऐसे ही भंगार में बेच देते हैं, या किसी को आके बोलते भाई ये काम करो लेके जाओ. ओके, उसके लिए वो हमको 200 500 1000 रुपए दे देता है. हम बोल रहे नहीं, इसको हमने बेचा नहीं, तो सिर्फ डिस्पोज करवाया, पैसे आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन वो डिस्पोजल भी सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा. बार्टर, बार्टर का मतलब क्या है? बार्टर का मतलब मैं खेती करता हूँ, मेरे पास वीट मैं उगा रहा हूँ, कोई और जो है वो मकाई उगा रहा है, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं आपको एक्स अमाउंट ऑफ एक्स केजी ऑफ वीट दूंगा, आप मुझे वाई केजी ऑफ जो मेज है वो दे दो मुझे. ओके, तो हम वैसे उसको हम लोग एक्सचेंज बार्टर कर लेते. तो बार्टर भी इसके डेफिनेशन में आएगा. अब उसका एक और एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम हमारे पास हमारे पास एक पर्सन आया और उसने बोला मेरे को रिटर्न फाइल करनी है, तो हमने उसको रिटर्न फाइल करने में हेल्प किया. उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, रिटर्न फाइल करने में हेल्प किया. तो बाद में उसने हमको पूछा कितना फीस है, पैसे निकालने लगा. तो हमने बोला कि आपका वो जो अच्छा सा आपने जो एक बहुत ही फैंसी सा सलून ओपन करके रखा हुआ है, वो आपका ही? बोला हाँ. तो उस समय मुझे आना है, हेयर कट करवाना है, ओके, बियर्ड ट्रिमिंग करवाना है, मुझे हेयर डाई करवाना है, ठीक है, थोड़ा स्टाइलिश और मुझे लुक चाहिए ऐसे, तो मैं आ जाता हूँ, क्या आप वो करके दे दोगे? तो उसने बोला यस, डन. तो मुझे करके दे रहा है. तो अब ये क्या होगा? बार्टर, बार्टर हो गया. ये क्या हो गया? बार्टर हो गया. मैंने एक सर्विस प्रोवाइड की, बदले मैंने एक सर्विस लिया, या हो सकता है मैंने कोई गुड्स प्रोवाइड किया, बदले में कोई सर्विस ली. गुड्स के बदले में गुड्स, गुड्स के बदले में सर्विसेज, सर्विसेज के बदले में गुड्स, या सर्विस के बदले में सर्विसेज, कुछ भी हो सकता है. तो ये सब बार्टर है. तो सर फिर एक्सचेंज क्या है? आपने बार्टर भी लिखा है, एक्सचेंज भी लिखा है, तो एक्सचेंज क्या है? ओके,
तो अभी यहाँ पे व्हाट इज, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज, कैन यू थिंक ऑफ दैट? मैं बताता हूं अभी आपको। एक्सचेंज में, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम बार्टर की बात करते हैं ना, तो हम एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स की बात कर रहे हैं। एक्सचेंज में नॉर्मली सेम काइंड ऑफ गुड्स का एक्सचेंज होता है। प्लस एक्सचेंज में सिर्फ गुड्स नहीं होता है, उसमें गुड्स प्लस मनी भी इन्वॉल्व होता है। गुड्स प्लस मनी भी इन्वॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ओल्ड आईफोन है, आप उसके बदले में न्यू आईफोन लेना चाहते हो, तो आप जाते हो शॉप में, बताते हो कि मेरे पास ये ओल्ड आईफोन है, इसके बदले में ये लेटेस्ट वाला आईफोन चाहिए, और कितने पैसे लगेंगे? तो वो आप अपना ओल्ड आईफोन देते हो और उसमें 30-40,000 रुपीज लेके नया वाला फोन जो है वो अपग्रेड करवा लेते हो अपना। तो दिस इज एक्सचेंज। ये क्या है? एक्सचेंज। लेकिन एक्सचेंज में कंप्लीट गुड्स के बदले में गुड्स नहीं होता है, थोड़ा उसमें मनी भी इन्वॉल्व होता है। और दूसरा, इन जनरल सेम काइंड ऑफ गुड्स एक्सचेंज होते हैं, सेम काइंड ऑफ गुड्स एक्सचेंज होते हैं। लीज और रेंटल, लीज रेंटल दोनों में हम ये बोल सकते हैं कि जब हम कुछ रेंट पे हम दे रहे हैं, भाड़े पे हम लोग कुछ दे रहे हैं, वो। लाइसेंस, लाइसेंस मतलब हम कोई बिजनेस करने के लिए अगर हमारा लाइसेंस वगैरह हम लोग लेना पड़ेगा, या लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, तो अगर हम किसी को लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम किसी को लाइसेंस प्रोवाइड करें, तो वो भी सप्लाई है। बाय अ पर्सन, क्या है यहाँ पे, क्या बोला है? बाय अ पर्सन। तो सर फिर पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन का मतलब क्या है? देखो, हो सकता है आपने इनकम टैक्स में पढ़ा हो पर्सन का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पर्सन का मतलब देखेंगे। पर्सन मीन्स इंडिविजुअल। पर्सन मीन्स इंडिविजुअल। HUF, पार्टनरशिप फॉर्म। LLP, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी। EOP BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ट्रस्ट, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, ये ब्लू रेड का यहाँ पे GST के पर्सपेक्टिव से मैं कोई बात नहीं कर रहा, ये पूरा का पूरा सब कुछ एज इट इज पर्सन के डेफिनेशन में आता है। अब देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैटेगरीज है। इसमें से 7 कैटेगरीज, ये जो आप देखते हो, ये इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 231 है उसमें है। और ये जो पार्ट है, ये सब आपको यहाँ पे GST में और एडिशंस दिखेंगे। तो ये सब पर्सन के डेफिनेशन में आएंगे। अगर आप पर्सन का डेफिनेशन देखोगे, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, then corporation established by under any central, state or provincial act or government company, any body incorporated by or under the laws of country outside India, that is foreign company, cooperative society, society, central government, state government, local authority, trust, artificial judicial person। तो ये जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, HUF है, इंडिविजुअल है, ये सब तो आप इनकम टैक्स एक्ट के डेफिनेशन में देखोगे। इसको उन्होंने थोड़ा और एलॉबरेट किया। जैसे अगर आप इनकम टैक्स एक्ट का डेफिनेशन देखते हो, तो वहां पे LLP लिखा हुआ नहीं है, वहां पे LLP लिखा हुआ नहीं। देखो, इनकम टैक्स एक्ट का डेफिनेशन जो था वो 1961 से, LLP एक्ट जो है वो 2008 में आया।
तो अब जब जीएसटी आ रहा है, तो जीएसटी में ऑब्वियसली इन्होंने थोड़ा और उसको ब्रॉडर कैटेगरी कर दिया। तो ये हमारा पर्सन का डेफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? पर्सन सेक्शन 284। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। अगेन पहले आप अपना आंसर सोच सकते हो, आपको क्या लगता है कंसिडरेशन क्या होगा? अब जो कंसिडरेशन का डेफिनेशन है पहले उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर रीड करेंगे, फिर लिखेंगे। मतलब इसके बाद जब भी हम जीएसटी पढ़ेंगे ना, हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे, फिर रीड करेंगे, फिर लिखेंगे। तो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा? कंसिडरेशन का मतलब है कि अगर कुछ मुझे मनी मिल रहा है, मनी या मनीज वर्थ, मतलब मनी इन कैश या इन काइंड हो सकता है, कैश में या काइंड में हो सकता है, या फिर कैश काइंड में by that person or any other person on behalf of that person, by that person or any other person on behalf of that person, against any supply, against any supply or for inducement of supply. The amount can be paid or payable. The amount can be paid or it can be payable also. Or it can be any act. It can be or any act or forbearance of an act, means monetary value of any act or forbearance of an act. मतलब मुझे कुछ गुड्स मिल रहा है, मैं उसके बदले में उनको कुछ एक्ट प्रोवाइड, मतलब मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसका जो मॉनेटरी वैल्यू वो कंसिडरेशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया, उसके बदले में मुझे हेयर कटिंग करके मिला, तो मेरे लिए वो हेयर कटिंग कंसिडरेशन होगा, मेरे लिए वो हेयर कटिंग क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन हो जाएगा। बट विल एक्सक्लूड एनी सब्सिडी बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब जो कंसिडरेशन है उसमें एक और पॉइंट खाली हमको समझना है। अगर कोई डिपॉजिट की हम बात करते हैं, सपोज अगर कोई बिजनेस करना है जहां पे हमको डिपॉजिट देना पड़ता है, या फिर अगर हम रेंट पे अगर कोई अकोमोडेशन ले रहे हैं जहां पे हम डिपॉजिट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लैंडलॉर्ड है तो हम डिपॉजिट लेंगे, हम रेंट भी लेंगे, डिपॉजिट भी लेंगे, क्या वो डिपॉजिट कंसिडरेशन होगा? आंसर इज नो। डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन unless until it is applied as consideration, unless it is applied as consideration। तो अगर यहां पे कंसिडरेशन का मतलब देखते, consideration in relation to supply of goods or service or both includes any payment made or to be made, any payment made or to be made, whether in money or otherwise, in respect of, see whether in money मतलब हम कैश की बात कर रहे हैं, और अदरवाइज, जब भी मैं कैश बोलूं ना मतलब वो फिजिकल कैश जरूरी नहीं, मतलब उसमें चेक ड्राफ्ट ये सब भी आ गया, और अदरवाइज मतलब इन काइंड, इन काइंड, in respect of, in response to, or for the inducement of, in respect of, in response to, or for the inducement of, in respect of supply, in response to supply, in respect of supply मतलब जो सप्लाई हुआ है उसके बदले में, या इन रिस्पॉन्स टू मतलब जो सप्लाई मिल चुका है उसके लिए मैं पेमेंट कर रहा हूं, और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ मतलब मैं पैसे दे रहा हूं ताकि आप मुझे सप्लाई करो, मतलब यहां पे हम एडवांस की भी बात कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वेदर बाय रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, मतलब रिसिपिएंट दे या कोई और पर्सन दे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस, अब उसके बाद पूरा डेफिनेशन सेम है, in respect of, response to, or for the inducement of supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by central government or state government. However, deposit given in respect of supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply.
तो जो कंसिडरेशन है अगर हम इसकी बात करें, इट इज मनी और अदरवाइज और मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस ऑफ एन एक्ट in respect of in response to or for inducement of supply of goods or services or both by recipient or any other person excluding subsidy by central government or state government. Deposit is not consideration unless applied as consideration. सर लेकिन ये अनलेस अप्लाइड एज कंसिडरेशन का मतलब क्या है? ये तो आपने एग्जांपल दिया ही नहीं। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी जो मैं रेंट पे देता हूँ, मैंने बोला है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका रेंट जो है वो 15,000 रुपया इसका रेंट है पर मंथ। तो जो मुझे 15,000 रुपये मिलते जाएगा वो कंसिडरेशन है। लेकिन मैंने प्रॉपर्टी देने से पहले मैंने ये बोला कि इसमें 1 लाख रुपया डिपॉजिट देना पड़ेगा, आपको 1 लाख रुपया डिपॉजिट देना पड़ेगा। अब मुझे 1 लाख रुपया डिपॉजिट मिला, क्या वो 1 लाख रुपया डिपॉजिट कंसिडरेशन है? आंसर है नहीं, वो 1 लाख रुपया कंसिडरेशन नहीं है। अब वो प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करके रखा है, मुझे हर महीने 15,000 रुपया रेंट दे रहे हैं, और फिर बाद में वो खाली करने के लिए जब आया तो उसमें ऐसे हुआ कि लास्ट 2 महीने का रेंट नहीं दिया था, लास्ट 2 महीने का रेंट नहीं दिया था। मेरे पास 1 लाख रुपया डिपॉजिट है, लास्ट 2 महीने का रेंट नहीं दिया था। प्लस जब मैं वो प्रॉपर्टी वेकेट करवा रहा हूँ तब मैंने देखा कि अरे इसमें ना कुछ रूम के मतलब जो पेंट वेंट है वो तो खराब हो गए, तो मैंने बोला ये आपको ठीक करके देना पड़ेगा। तो जो टेनेंट है उसने बोला कि आप एक काम करो, डिपॉजिट से डिडक्ट कर लो, आप करवा लो। मैंने बोला ठीक है, उसमें 20,000 का खर्चा आएगा। तो मैंने टोटल 50,000 डिडक्ट कर लिया एंड 50,000 जो बैलेंस है वो रिटर्न कर दिया। 15,000 रुपया और 15,000 रुपया 2 महीने का रेंट, और 20,000 रुपया जो मैंने पेंटिंग के लिए डिडक्ट कर लिया। तो जो मैंने 50,000 रुपीज डिडक्ट कर लिए, दिस अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी अप्लाइड एज कंसिडरेशन। दिस अमाउंट विल बी कंसिडर और डीम टू बी कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये सब लोग को समझ में आया? देखो इंस्टीट्यूट ने है ना कंसिडरेशन को यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपका जो मॉड्यूल है उसको इतने अच्छे से ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ है कि आपको और कहीं पे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। तो कंसिडरेशन, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लाई और मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस फॉर द सप्लाई बाय recipient or any other person excluding subsidy given by central or state government. Deposit to be considered as payment only when the supplier applies such deposit as consideration for the that supply.
अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट जो है, जो डेफिनेशन हमको समझना है, वो है बिजनेस। दैट इज बिजनेस। तो ये जो बिजनेस वाला जो पार्ट है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आप स्टार्ट करो, वो इसी सीरीज के जो पार्ट 2 में आपको लेक्चर मिलेगा, उसमें बिजनेस से हम स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट लेक्चर, आप खुद से पहले समझो बिजनेस क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस। आप अपने वो पॉइंट्स को नोट डाउन करो, रखो, और फिर जब हम उसको डिस्कस करेंगे, एंड देखो कि आप वही सोचते हो जो लॉ सोच रहा है। ओके। और एक पॉइंट, जीएसटी पढ़ने के लिए हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सी फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, देन वी ऑल्सो हैव टू मेमोराइज इट। मेमोराइज करने का मतलब रट्टा मारना नहीं होता है, वी हैव टू मेमोराइज इट। मेमोराइज करने का एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड देन वी हैव टू वर्क अपॉन राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में दो पार्ट आते हैं, प्रेजेंटेशन एंड लैंग्वेज। जो आपका मेमोराइज वाला पार्ट है, वो वापस आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन एंड लैंग्वेज। तो इसके ऊपर हम काम करेंगे, जब हम आंसर्स लिखेंगे हम इस पे डिस्कस भी करते जाएंगे कि इसको किस तरह से, कैसे हम लोग को इम्प्रूव करना है। मैं पहले ही बोले, हमारा टारगेट ये होना चाहिए 40 प्लस मिलेगा हम लोग को आउट ऑफ 50। 40 प्लस हमारा टारगेट होना चाहिए, शुरू से ये दिमाग में बिठा दो। ओके, जैसे मैं बोलूंगा वैसे करते जाओ, आपको 100% मैं लिख के देता हूँ, आपको 40 प्लस मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। आज इस लेक्चर में इतना ही। ओके देन, बाय, थैंक यू।